दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। आशा करती हूँ सारे अच्छे से हो, है ना। तो आज हम इंग्लैंड की एक रूपकथा लेके पहुँच गए हैं। हम आज वही कहानी सुनेंगे। तो ये जो इंग्लैंड की रूपकथा है, ये इंग्लैंडी रूपकथा इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो किताब है, ये किताब का अनुवाद और संपादना किए हैं आमिरुल इस्लाम। और ये जो किताब है, ये विश्व साहित्य केंद्र ढाका से प्रकाशित हुई है। और इसकी जो प्रच्छद है, मतलब जो इसका फ्रंट पेज है, कवर पेज है, ये सारे जो ये हैं, ये ड्रॉ किए हैं ध्रुवेश। और बाकी सारे जो तस्वीरें हैं वो इंग्लिश फेबल्स एंड फेरी टेल्स, फेरी स्टोरीज इस किताब से लिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पहुंच जाते हैं। आज कौन सी कहानी हम पढ़ेंगे? अच्छा, पहले देख लेते हैं। अभी तक पृथ्वी के आखिरी झरने की खोज में और दैत्य और मौली की कहानी, ये दोनों कहानी हम लोग पढ़े हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जादू और जादू। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो आज की जो कहानी है, उस कहानी का जो नाम है जादू और जादू। तो हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, जादू और जादू। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई एक लकड़ी चुन रहा है और कोई यहाँ पर खड़ी है और एक छोटी सी कुटिया है ना। तो चलो, क्या होने जा रहा है देखते हैं। छोटी सी एक कुटिया में पिताजी के साथ रहता था रॉबिन। उसके पिताजी बहुत ही बददिमाग थे। रॉबिन के प्रति उनके पास कोई भी दया माया कुछ भी नहीं था। और रॉबिन तो बोलो, बहुत ही उसका भाग्य खराब ही था। वो सहज सरल, एक सीधा साधा लड़का था। वो किसी भी प्रकार का चालाकी तो जानता नहीं था, लेकिन उसको कुछ पैंतरे आते नहीं थे। तो इसीलिए वो जो गुस्सैल पिताजी से वो कैसे वो प्यार निकाले, उसको पता नहीं था। वो तन मन से घर का सारे काम करता था, लेकिन और ऐसा कोई काम ही नहीं था जो वो नहीं करता था। पता है, घर का सारे काम काज ख़त्म होने के बाद ही वो बगीचे में चला जाता था। वहाँ का काम ख़त्म होने के बाद ही वो खेत में चला जाता था। लेकिन थोड़ा सा भी टस से मस होती तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा करते। काम में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो रॉबिन को तो भाई उसकी तो खैर नहीं, उसके पिताजी उसको बहुत गाली गलौज करते थे। ऐसे उसके दिन बीतने लगे। तो रॉबिन बेचारे का मन अच्छा नहीं था, वो दुखी हो गया। और लेकिन सही मायने में वो लड़का बहुत ही सीधा साधा था। और उसका जो चलन रहन सहन वो बहुत ही अच्छा था। तो इसीलिए इन सब कारणों के लिए उसके जो नेबर लोग थे, पड़ोसी लोग थे, वो लोग उसको बहुत ही पसंद करते थे। सबके साथ वो बहुत ही सुंदर से पेश आता था। और कोई अगर कुछ थोड़ा सा भी हेल्प मांगता, सहायता के लिए अगर पूछता, तो वो सीधा सीधा एक पैर में खड़ा हो जाता था हेल्प करने के लिए। तो रॉबिन जिस गांव में रहता था, उसी गांव के दूसरे प्रांत में एक विधवा बूढ़ी औरत थी और उनकी एक लड़की थी। उस लड़की की जो नाम थी मार्गरेट के साथ एक दिन अचानक से ही रॉबिन की परिचय हो गई। और देखते देखते दोनों दिल में आपस के एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा। तो एक दिन तो रॉबिन हिम्मत जुटा के अपने पिताजी को बोल दी, बाबा, मैं मार्गरेट से प्यार करता हूँ। मैं उसको शादी करना चाहता हूँ। मैं शादी करके उसको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। तो पिताजी बोले, हैं, शादी? ऐसे बोले लगा कि वो आसमान से टपक रहे हैं। और फिर बोले, तू शादी करेगा? हैं, खिलाएगा क्या? हैं, कुछ तो आता है नहीं तुझे काम काज, और तू कुछ ठीक ठाक से कर भी नहीं पाता है। तो अगर तेरी
तेरी अगर बीवी आएगी वो भी मेरे ही सड़ मड़ेगी हैं। ये सब चिंता अपने दिमाग से फितूर का पूरा फेंक डालो और देख उधर एक एक कटोरी में खूब सारे बीज है, जा और खेत में जा और बीज लगा और सारे फसल वगैरह सारे उगाने की कोशिश करो, जल्दी जा काम कर। रॉबिन पिताजी के ऐसे बर्ताव से बहुत ही विरक्त हो गया। उसको बहुत ही झुंझलाहट महसूस हुआ अंदर ही अंदर। वो सोचा, लेकिन पिताजी तो सही बोले हैं, वो तो सच में कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको अपना भाग्य परिवर्तन करना ही है। तो फिर वो मार्गारेट, तभी जाके वो मार्गारेट से वो शादी कर सकता है और सुख शांति से वो अपना घर संसार कर सकता है। तो रॉबिन और भी सोचा, पिताजी को ना ही बोल के वो घर छोड़ के निकल जाएगा। तो वसंत के एक सुंदर से दिन में वो अपने घर छोड़ के निकल के आ गया। कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसके शरीर में हिम्मत है, दिल में जोश है। तो और वो उम्र में भी छोटा है, इसीलिए वो सोचने लगा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो मार्गारेट के पास से विदा लेके आ गया, लेकिन विदा होने से पहले वो एक प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा कैसा कि 1 साल या उससे पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा मार्गारेट, और तुम मेरे लिए इंतज़ार करना, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो ही जाएगा, मैं ज़रूर कर पाऊंगा। तो गांव के जो रास्ता है वहाँ उसमें वो निकल पड़ा। जिससे भी वो मिलता उसको ही बोलता कि भाग्य के परिवर्तन के लिए मैं रास्ते में आया हूँ, रास्ते में निकल पड़ा हूँ। तो सारे लोग उसकी बातों से हंसने लगे और सोचने लगे, अरे रास्ते में निकल के कोई क्या सौभाग्य को ढूंढ पाता है भला। बहुत लोगों के पास रॉबिन काम मांगा, लेकिन कोई भी नहीं दे पाया। तो दुश्चिंता से मन बहुत दुखी हो गया रॉबिन का। वो सोचने लगा, अगर कोई काम नहीं दे रहा है तो शायद यहाँ पर गांव में रह के करेगा क्या, इससे अच्छा है कि मैं वो जो वन है, जो जंगल है, वहाँ पर ही चले जाऊँ। तो वो चलना शुरू कर दिया। तो वो गांव छोड़कर एक गहरे अंधकार जंगल में पहुंच गया। जंगल के रास्ते में रॉबिन क्या देखा, एकदम बहुत ही उम्र में बड़ी एक दादी माँ है, और वो बहुत ही कष्ट करके लकड़ियाँ चुन रहे थे। तो एक लड़की चुने तो दूसरे जो हाथ में है वो गिर जाए, उनको बहुत कष्ट हो रही थी। तो ये देख के रॉबिन तो दौड़ते हुए बूढ़ी माँ के पास आ गया और कहने लगा, बूढ़ी माँ दादी माँ बहुत कष्ट हो रहा है ना आपको, आप रास्ते के बगल में बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आपके लिए लकड़ी चुन देता हूँ। तो वो कहने लगे, अरे बच्चा, क्यों इतने झमेले में जा रहे हो, तुम क्यों कष्ट करोगे भाई। तो रॉबिन बोले, अरे दादी माँ, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। तो रॉबिन क्या किया, लकड़ी चुन लिया और फिर वो सारे लकड़ी लेकर दादी माँ जिस छोटी सी कुटिया में रहते थे वहाँ पर वो पहुँचा दी। तो दादी माँ पूछे, अच्छा तू क्या काम कर सकता है और तू क्या करता है वैसे। तो वो बोले, रॉबिन बोला, कुछ भी नहीं दादी माँ। ठीक है, तब आ जा मेरे साथ, तू बहुत अच्छा बच्चा है, कुछ तो तेरे लिए करना ज़रूरी है। तो रॉबिन सब कुछ बोला दादी माँ को। तो फिर बोला कि वो काम के खोज में ही वो घर छोड़ के रास्ते में निकला है। तो दादी माँ पूछे, क्या काम कर सकता है तू। कुछ भी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तब तू मेरे घर पे ही रह, यहाँ पर तू रहेगा मेरे साथ ही, यहाँ पर ही खाएगा, और साल भर बाद मैं तुझे तेरे परिश्रम का मूल्य, बोले तो पारिश्रमिक, मैं तुझे दूंगी। तू थोड़ा सा बुद्धू वाला लड़का है, लेकिन तेरे अंदर हिम्मत और ताकत दोनों है। तो मेरे यहाँ पर मन लगा के अगर काम करेगा तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ये इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है दादी माँ, मैं राज़ी हूँ।
अब दादी माँ के घर पे वो रहने लगा और बहुत ही मन लगा के काम करने लगा। वो सारा काम करता था, पता है, वो जंगल से लकड़ी चुन के लाता था, वो सब्ज़ी उगाता था, और वहाँ पर जो पोल्ट्री था ना, मतलब हांस और मुर्गी, वो सारे उसको वो अच्छे से देखभाल करता था। फिर रसोई करता था, फिर सारे बर्तनें धो देता था। तो एक दिन बुरी माँ बोले, मतलब दादी माँ बोली कि भाई तू बहुत अच्छा लड़का है, पता है, और बहुत अच्छे से तू काम कर सकता है। ऐसे ही साल जब बीत गया तो दादी माँ बोली कि भाई पूरा 1 साल तो हो गया, अब तो तुझे जाना है वापस, है ना, तो मैं और तुझे क्या दूँ, ये ले, ये एक गधा है, मैं तुझे ये गधा दे दी, तू इसके पीठ में चढ़ के अपने गांव में वापस चला जा। तो रॉबिन बहुत खुश हो गया, पता है, और वो धन्यवाद बोला। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इस जगत संसार में एक गधे का कीमत क्या ही कोई आंकलन करेगा, और वो इस गधे को लेके करेगा क्या। वैसे गधे को मार के वो खा भी नहीं सकता है, और गधे से उसे दूध भी नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ वो गधे को बाजार में लेके जाके बेच सकता है, लेकिन तब भी ये तो उसका इनाम है ना। तो वो बहुत खुश हो गया। पता है, उस जो गधा है ना, गधे का लंबे लंबे कान थे, 2 कान थे, और उसके भरे भरे 2 आँखें थे, ऐसे आँखें जो समझा रहा था कि वो बहुत ही ज्ञानी गधा है। तो दादी माँ रॉबिन की तरफ देख के बोले, बच्चा ये बहुत ही अच्छा गधा है, ठीक है, और इसके पास एक आश्चर्य गुण है। अगर इसका ये 2 कान हाथ से पकड़ के ऐसे तू अगर हिलाएगा तो देखना गधे के मुंह से सोना चांदी निकलेगा। तो जैसे जैसे बोले वो वैसे वैसे रॉबिन भी किए, और उसके सामने ही गधे के मुंह से सोना और चांदी के टुकड़े गिरने लगे, और गधा के मुंह से आवाज़ भी निकलने लगा, ची ची। तो फिर दादी माँ बोले, क्यों रे बेटा, अब खुश हुआ है? तो अब तो तुझे लग रहा है ना तेरे साल भर का जो पारिश्रमिक है वो सही है। तो ये बोल के फिर दादी माँ बोली, बच्चा ख्याल रखना कि ये गधा खो ना जाए, ठीक है, और मैं आशीर्वाद करती हूँ कि सौभाग्य तेरे जीवन में आए और तू बहुत उन्नति करे और बहुत बड़ा हो। तो ये बोलकर दादी माँ तो अपने झोपड़ी में घुस गए और कुछ नहीं बोले, और हमारे रॉबिन भी गधे को लेकर रवाना हो गए जंगल के रास्ते, ताकि वो अपने घर पहुँच जाए। लेकिन चलते चलते रात हो गई, और फिर उसे लगा कि हाँ मैं नज़दीक तो पहुँच चुका हूँ अपने गांव के, लेकिन आज ये रात मैं इस सराय खाने में, मतलब इस होटल में बिता देता हूँ। तो उस होटल का जो मालिक था वो बहुत ही धूर्त था। तो पहले तो उसने उसको आओ भगत किया, फिर जहाँ तक वो देखने लगा कि रॉबिन के शरीर में जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, तो वो बोले, भाई रहने और खाने पीने का जो दाम है, जो फीस है, वो तो तुम्हें पहले ही चुकता कर देना है। तो जहाँ तक ये सुना तो रॉबिन बोले, हाँ हाँ मैं ज़रूर दूंगा, बोल के वो जहाँ पर अपने गधे को बांध के रखा था वहाँ पर वो चला गया। फिर उसके दोनों कान पकड़ के बहुत अच्छे से झिंझोड़ने लगा, तो उससे गधे के मुंह से कुछ चांदी के टुकड़े, पैसे तो नहीं, टुकड़े निकलने लगा। तो वो सारे समेट के फिर हमारे ये जो होटल का जो मैनेजर बोलो या मालिक बोलो, तो उनके पास वो दे दी। अब इतने में एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमारे जो होटल का जो मालिक है ना, वो ये सब कुछ देख लिए थे। तो भाई उसको जैसे जैसे ये सो गया सब कुछ, तो वो रात में एक समय आकर उस गधे को एक साधारण से गधे से अदला बदली कर ली, और फिर सुबह बहुत अच्छे से उसे पूछने लगे, अरे कैसे नींद हुआ, अच्छे से हुआ ना। तो फिर बोल बोल के जैसे भी हो उसको वहाँ से विदा कर दिए, और हमारे जो रॉबिन है वो तो थोड़ा सा भी संदेह नहीं किया, और वो उस गधे के ऊपर बैठ के घर पे वापस आ गया। पिताजी तो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि भाई साल भर बाद उनको वो मिले थे। तो फिर पिताजी को रॉबिन बोलने लगा कि पता है पिताजी, साल भर के पारिश्रमिक के बतौर मुझे ये गधा मिला है। तो पिताजी बोले, हैं ये गधा, इसको लेके क्या करेगा, कितना तुझे पैसा मिलेगा? तो रॉबिन पूरा खुलासा करके बोल दी। तो पिताजी
गधे के कान को पकड़ के झिंझोड़ना शुरू किया। उसको उनको ये लग रहा था कि संदेह हो रहा था, यार ये सच में हो सकता है क्या। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये तो नॉर्मल वाला गधा था, साधारण गधा था, तो उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। फिर ये गधा तो ऐसे नॉर्मल वाले गधे के कान को अगर तुम मरोगे, अरे गधा छोड़ दो, किसी इंसान को के कान को अगर मरोगे तो वो तुम्हें फटकारने लगेगा। तो ये गधा तो लात मारना शुरू कर दिया। तो रॉबिन के पिताजी तो लाठी से पीटना शुरू कर दिए। फिर रॉबिन भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पता है, वो गधे के मुंह से तो ना सोना चांदी कुछ नहीं निकला। तो फिर रॉबिन के पिताजी बहुत गुस्से में आ गए और वो कहने लगे, हैं ये गधा है, ये गधा, ये कहाँ से क्या बोल रहा है, तू सच में एक गधा है, ठीक है, निकल जाए मेरे आंखों के सामने से, फिर से कोशिश करके देख, कहीं से कुछ तू रुपए पैसे कमा सकता है या नहीं, और फिर जब वापस आएगा ना तब अपने पिताजी से और झूठ मत बोलियो। अब क्या करे रॉबिन बेचारा, उसको तो समझ में नहीं आया कि कौन उससे चालाकी करके चालाकी करके उसको ठग लिया है, उसके जादू जो गधा है उसको मतलब चोरी कर लिया है। फिर वो सोच के उसको लगा कि ये जो होटल का मालिक है उसी ने चोरी किया है, लेकिन पिताजी को वो बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसने बोला नहीं। वो अकेले ही दुखी मन से मार्गरेट के पास पहुंच गया, सब कुछ बोला। तो मार्गरेट बोले, विश्वास, अपने अंदर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मार्गरेट उसको बहुत ही विश्वास या क्या बोलूँ भरोसा करती थी। तो उसके बाद अगले दिन रॉबिन उसी गधे के पीठ में चढ़ के वो निकल पड़ा सौभाग्य के खोज में, भाग्य अपना बदलने की खोज में। तो रास्ते से जाते जाते वो देखा कि एक लकड़ी का मतलब काम करने वाला, बोले तो हम लोग तो बांग्ला में कहते छुतोर मिस्त्री, बट हिंदी में पता नहीं, मतलब लकड़ी के काम करने वाला एक कारीगर मिल गया। वो बेचारा बहुत मुशक्क़त करके एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा बहुत कष्ट करके क्या बोलूँ खींचते हुए लेके जा रहा था अपने कारखाने में। तो रॉबिन तो हमारा हमेशा सबके उपकार में लगा रहता था, तो वो खुद ही उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कांध में उठा ली और चलने लग गया। तो वो जो कारीगर हैं वो पूछे, बेटा तू क्या करता है? तो वो बोले, मैं काम ढूंढने निकला हूँ, मुझे लकड़ी का भी आता है, मैं बहुत ही क्या बोलूँ बहुत ही बुद्धू किस्म का इंसान हूँ ना, लेकिन कोई भी काम में मैं कभी भी चोरी नहीं करता। रॉबिन की बात सुन के वो कारीगर बहुत खुश हो गए। वो सोचे कि मुझे तो ऐसा ही एक हट्टा कट्टा नौजवान चाहिए जो सत्य हो, मतलब जो सच्चा इंसान हो। तो वो बोले, ठीक है, तू तब मेरे साथ ही लग जा, तुझे रहना खाना पीना मिलेगा, और 1 साल बाद तुझे मैं एक पुरस्कार दूंगा तेरे काम के ऊपर निर्भर करके। तो रॉबिन पहले की तरह ही परिश्रम करना शुरू कर दी, और फिर देखते देखते 1 साल बीत गए। तो वो कारीगर बोले, मैं तेरे काम से बहुत ही खुश हुआ हूँ बेटा, तो मैं तुझे तेरे लिए ज़रूरी ऐसा एक पारिश्रमिक मैं तुझे दे रहा हूँ। बोलकर वो एक साधारण से दिखने वाला एक लकड़ी के बना हुआ टेबल उसको उपहार दी। अब रॉबिन सोचे, इस टेबल को मैं क्या करूँ? तो वो बोले, देखो इसको रख के तुम अगर बोलोगे जल्दी कर, तो तुरंत देखना इसमें खूब सारे खान पान की सामग्री आ जाएगा जो तुम मांगोगे, और फिर जहाँ तक खाना हो गया तो बोलना समेट लो भाई, तो देखना कि वो पूरा टेबल साफ भी हो जाएगा और चुपचाप वो रह जाएगा। तो एक बार चेक किया रॉबिन ने, फिर जो खाना आया तो वो कारीगर और रॉबिन दोनों बहुत खुश होकर खा लिए। फिर उसने बोला कि समेट लो, तो पूरा टेबल साफ हो गया।
फिर हमारे जो रॉबिन है वो उस लकड़ी के कारीगर को धन्यवाद करके वो निकल पड़ा अपने गांव के लिए। और इस बार भी पता है क्या हुआ, गांव में पहुंचते पहुंचते रात गहरा हो चुका था और वो उसी होटल में जाके रुक गया। अब होटल वाला तो उसको बोले कि मैं तुम्हें तो रहने की जगह दे सकता हूँ, लेकिन आज मेरे पास अच्छा खाने पीने का सामग्री है नहीं, सूखी कुछ रोटी है, कुछ मक्खन है, ऐसा कुछ है, और तुम क्या इससे काम चला लोगी क्या? तो वो बोले नहीं नहीं। हमारा रॉबिन तो बहुत ही सादा सीधा था, वो बोले अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास एक टेबल है, देखो। बोल के वो उस सराय के जो मालिक है उसके ही सामने बोले जल्दी कर जल्दी कर। तो तुरंत खाना आ गया। फिर वो मालिक और ये हमारा रॉबिन एक साथ बहुत अच्छे से खाना वाना खा लिए। और फिर रॉबिन उसके ही सामने बोले समेट लो, तो पूरा साफ हो गया टेबल। तो मालिक तो सोचने लगा भाई क्या करे क्या करे। तो जब रात बहुत गहरी हो गई तो रात के अंधेरे में वो मालिक क्या किए, उस टेबल को एक नॉर्मल वाले टेबल से अदला बदली कर लिए। और फिर सुबह होने से पहले ही उस टेबल के ऊपर, मतलब वो जो नकल का टेबल था ना, उसके ऊपर खूब सारे खान पान की सामग्री रख दिए और बोलने लगे कि भाई खान पान के सामग्री रख दिए। और रॉबिन को जब नींद खुली रॉबिन की, तो रॉबिन के सामने वो मालिक कहने लगा कि तुम्हारे नींद खुलने से पहले ही मैं टेबल से खाना मंगवा के रख दिया है, अब चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वो तो ब्रेकफास्ट कर लिए। अब रॉबिन जहाँ तक बोलने जा रहा था कि समेट लो, तो वो मालिक कहने लगा मैं ये जो चांदी के थाल में ये जो खाना बचा हुआ है ये मैं अपने कुछ कर्मचारी को देना चाहता हूँ, वो लोग बेचारे इतने से ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो रॉबिन को कोई आपत्ति तो था नहीं। तो रॉबिन बोले ठीक है भाई। तो वो फिर उसको लेके रवाना हो गया, अपने नकली गधे के ऊपर चढ़ के नकली टेबल को लेके वो रवाना हो गया। फिर जब घर पे वापस आया पिताजी को फिर से बोले कि पिताजी देखो ऐसा ऐसा है, 1 साल बाद मुझे ये टेबल मिला है, ये टेबल में हम लोग अगर जल्दी कर बोल के खाना मांगेंगे तो वो खाना आ जाएगा, और जहाँ तक बोलेंगे समेट लो तो कुछ नहीं पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा टेबल। तो पिताजी तो फिर से उनको लगा कि अरे यार ये फिर से क्या लेके आ गया है, लेकिन फिर भी वो संदेह के साथ ही बोलने लग गए। और क्या देखे पता है, कुछ नहीं आया। अब ये शुक्र है ये गधा नहीं था, इसलिए ये लात नहीं मार रहा था। तो पिताजी तो लेकिन भाई हमारे रॉबिन को मतलब तभी के तभी भगा दिए, बहुत चीख पुकार करके पूरा उसको भगा दिए और कहने लगे कि तू तो मार्गरेट से शादी होने के लिए लायक ही नहीं है। तो फिर क्या ये सब बोले और वो तो एकदम उसको गर्दन पकड़ के निकाल दिए और कहने लगे कि जा, तू अगर कुछ कमा सकता है तो तभी हम सोचेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि तेरा पहुंच कितना दूर है। तो दुखी मन लेके वो तो घर से निकल गया हमारा रॉबिन, और फिर वो अपने मार्गरेट के पास पहुंच गया। मार्गरेट सब कुछ सुना और सुनने के बाद वो बच्ची बोली, उसको सांत्वना दिया और फिर बोली कि फिर से कोशिश करके देखो, बार बार इंसान विफल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस बार तुम ज़रूर सफल रहोगे और तुम टूट मत जाना, ठीक है। तो रॉबिन मार्गरेट की बातों से फिर से उसके अंदर एक नया आशा की किरण आया। वो फिर से गाँव को छोड़कर, मतलब क्या बोलूँ, रास्ते में निकल के आ गया अपने सौभाग्य को ढूंढने के लिए। लेकिन इस बार उसको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। रास्ते चलते ही एक दादाजी के साथ उसकी मुलाकात हो गई। छोटे से एक खाल के ऊपर वो एक मतलब वो एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उस खाल के बगल में ही एक पेड़ था। वो बहुत कोशिश कर रहे थे उस पेड़ को काटने के लिए। तो वो दौड़ के आए और बोले चाचा चाचा मैं आपको हेल्प करूं? तो चाचा जी बोले, मतलब वो जो बुज़ुर्ग इंसान है, वो बोले तुझे कुठार मतलब
एक्स चलाना आता है? तो वो बोले बहुत अच्छे से। बोल के वो उस कुठार को लिए और ठका ठक वो पेड़ को काटने लगे। ऐसे काटा कि वो गिरते हुए, कटा हुआ पेड़ जब गिर रहा था तो वो पुल को पूरा कवर करके वो आ रहा था। ठीक है ना, कवर करके आना बोले तो पूरे जो खाल है ना, खाल के ऊपर एक एक साइड से दूसरे साइड एकदम एकदम क्या बोलूं, डायरेक्ट वो हो गया। तो वो पुल की तरह ही गिर गया। और फिर रॉबिन ने क्या किया, रॉबिन बहुत अच्छे तरीके से उस लकड़ी को पुल में तब्दील कर दिया। तो भाई जहाँ तक वो तब्दील कर दिया पुल में, तो वो जो दादाजी बोलो चाचा जी बोलो, वो बहुत ही खुश हो गए। और खुश होने के बाद वो बोले कि सुन, वो थोड़ा बगल से एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आए और वो रॉबिन को देखे बोले ये तुम्हारा इनाम है और संभल के रखना, ये एवे वाला लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये कैसा वाला लकड़ी का टुकड़ा है पता है? जहाँ तक इसको बोलेगा मार लगाओ। तो वो लठ जो है ना, वो तो तुरंत सामने जिसको भी तुम मारना चाहोगे वो उसको पूरा पीट पाट के एकदम सीधा कर देगा। तो जहाँ तक ये बोले, रॉबिन एक बार उसको चेक कर लिए। तो हमारे जो दादाजी हैं, या रॉबिन तो चाचा जी बोलता था, तो वो चाचा जी जो है वो डर के मारे वहाँ से हट गए। नहीं तो हमारे जो लठ है, मार लगाओ बोलते ही वो तो चाचा जी को ही पीट पाट के एकदम सीधा कर देते। तो फिर बोले कि और जब मार के तुम जिसको भी सीधा करना चाहते हो, वो जब सीधा हो जाए तो तब क्या करना है पता है? तब बोलना है रुको। तो देखना वो लठ फिर रुक जाएगा। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा भीषण अस्त्र है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही कामगार साबित होगा। और किसी के ऊपर अगर तुम्हें गुस्सा है तो ये लठी है जो तुम्हारे लिए विपद तारण हथियार के बतौर काम देगा। और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आए। तो लठ को हाथ में लेके रॉबिन तो बहुत खुश हो गया। और अब रॉबिन के दिमाग में एक बुद्धि आई और वो सीधा वही होटल में पहुंच गया और वो लठ से ही उस होटल का दरवाज़ा धूम धड़ाम करके पीटने लग गया। तो भाई पीटते ही वो जो मालिक है वो बहुत गुस्से में आके चिल्लाने लग गया और बोला है इतने रात को कौन पीट रहा है रे? तो वो तो आ गया, खोल के देखा कि हमारा रॉबिन खड़ा है। तो रॉबिन बोले क्यों, मुझे पहचान पा रहे हो? तो बंदा बोले मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मुझे कोई इंसान का चेहरा थोबड़ा क्यों याद रखना? तो बोले अरे पहचान लो, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हूँ भाई, क्योंकि तुमने तो मेरा जादुई गधा और जादुई टेबल चोरी किया है। तो वो बंदा कहने लगे हैं मैं तुम्हारा कहाँ से जादुई गधा और जादुई टेबल मैंने चोरी किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक बोला रॉबिन ने सिर्फ 2 बार बोला मार लगाओ, बस हो गया भाई। ऊपर नीचे, पैर के पीछे, सर पे, पीठ पे, पेट पे, जहाँ जैसे मारना था मारना शुरू कर दिया लठ ने। और मारते मारते हुआ क्या पता है, हमारा जो ये होटल का मालिक है वो कभी बैठ जाए, कभी छुप जाए, कभी लेट जाए, कभी अपना सर पकड़ के बैठ जाए। लठ महाराज तो पूरा उसका धोबी पछाड़ अच्छे से पिटाई करने लगे। फिर ये रोते हुए, अपने आप को बचाते हुए चीखने लग गया, अरे रोको इसे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भाई, मैं तुम्हारा जादुई गधा, जादुई वो सब कुछ मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। वो जो गधा है वो तो उधर ही है, और देखो वो जो एक कमरे में है उसको मैं बंद करके रखा हूँ, और एक मेरे कमरे में तुम्हारा जादुई टेबल है, अरे ले लो भाई मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। अब मार खाते हुए ही वो कैसे कैसे करके निकाल के ला दिए। और हमारे जो रॉबिन जी हैं, रॉबिन जी तब क्या किए पता है? रॉबिन तब धीरे से बोले रुको। हो गया, लठ भी रुक गया। और फिर जहाँ तक उसे अपना जादुई गधा मिला और जादुई टेबल वापस मिल गया, वो उस टेबल को अच्छे से गधे के साथ
बांध के फिर उसने क्या किया पता है? फिर उसने लठ को अच्छे से पकड़ते हुए गधे में टेबल को लाद के वो अपने गांव की तरफ वापस आ गया और सबसे पहले पिताजी को पूछा। पिताजी ने देख के पिताजी तो बहुत खुश हो गए। पिताजी बोले, अरे वाह, शाबाश बेटा, उसको तो इतने सारे पैसे मिल गए। सोना चांदी मिले ना भाई, और खाने में भी बहुत कुछ मिला। तो फिर देखो, उसके पिताजी तो पूरे ज़िंदगी भर उसके साथ बुरे बर्ताव किए, लेकिन रॉबिन ये दिल में नहीं रखा और उनके लिए एक बहुत अच्छा वाला मकान बना दिए। उनकी देखभाल के लिए भी एक कर्मचारी रख दिए और फिर मार्गारेट के साथ वो बहुत धूमधाम से शादी भी मना ली। और शादी करने के बाद मतलब शादी में दावत तो देना है, तो उस टेबल से जो खाना मिला पूरे गांव को वो बहुत महाभोज खिलाया। और पता है, गांव के लोग तो कोई इतने सारे प्रकार के वो देखे ही नहीं थे कभी, इतने प्रकार के खान मतलब आइटम्स कभी देखे ही नहीं थे इतने सारे प्रकार के। तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन हमारा जो रॉबिन है वो दिल का बहुत अच्छा था, वो हमेशा हर किसी को बहुत अच्छे से सहायता करता। तो इसीलिए हुआ क्या पता है, रॉबिन इसके बाद भी सबको हेल्प करता रहा। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन आज की कहानी से हमें एक सीख नहीं, दो सीख मिलती है। एक तो अपना कान, नाक, आँख सब कुछ खुला रखना चाहिए, ताकि आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है या बुरे मन से आपसे अगर कोई इंटरैक्ट कर रहा है तो सावधान होना चाहिए, जो हमारे रॉबिन पहले नहीं था। और दूसरी बात क्या है पता है, नैतिकता के साथ और सत्य के साथ, अगर आप सच्चाई के साथ अगर आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आपके राह में कुछ भी उबड़ खाबड़ आए, आपको आपके साथ कितना भी लोग चालाकी कर ले, कितना भी आपको आपदा में डालने की कोशिश करें, भगवान की कृपा से आप ज़रूर उभर के आते हो। ठीक है, दिल छोटा नहीं करते हैं। ठीक है, आज हम नीचे जा रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम ऊपर कभी नहीं आएंगे। इसका कारण क्या है पता है, झूठ की पैर नहीं होती है, लेकिन सच को प्रतिष्ठित होने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये हमेशा याद रखना है ना बच्चों। तो आज के लिए ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं फोक टेल्स ऑफ बंगाल में। हम वहाँ पर एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा कह रही हूँ, इजाज़त लेती हूँ। सारे अच्छे से रहना, सेफ रहना, स्वस्थ रहना और फुदकते रहना। ठीक है बच्चों, चलो।